गुड मॉर्निंग। मैं सर्वेश वर्धन। आज की क्लास में इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2011 का क्वेश्चन नंबर 1 डील कर रहा हूं, जो पूरी तरह से वेव ऑप्टिक्स के यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव ऑप्टिक्स का मेन डिस्कशन है, जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मैं बता दूं कि जी एडवांस में YDSE और हाइजेंस प्रिंसिपल मिला करके दोनों पेपर में टोटल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका मेरा अनुमान है कि 2 से 3 क्वेश्चन YDSE से पूछा जाएगा और कम से कम एक क्वेश्चन हाइजेंस प्रिंसिपल से कंफर्म ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसको इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे और इसके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। और देखने में लंबे होते हैं, लंबे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जितना स्पेस वो क्वेश्चन लिखने में लगता है उससे कम स्पेस में ही इसका सॉल्यूशन हो जाता है। और कुछ रिगरस थ्योरी नहीं होता है, रिगरस कैलकुलेशन नहीं होता है, सिंपल फार्मूला बेस्ड है। आप उसको ध्यान से ये सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आसानी से मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आप पूरी तरह से कंप्लीट देखें। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके सारे प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन ये चैनल कर सके। अभी जो क्वेश्चन मैं डील करने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से ऑप्टिकल पाथ लेंथ एंड लोकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये दो स्लिट है S1 और S2, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। एक स्क्रीन है जो स्लिट से कैपिटल D डिस्टेंस पे है, जिसकी वैल्यू 1 मीटर है। ठीक है, एक लाइट है जो स्लिट के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, और एक स्लैब है जिसकी थिकनेस TG है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg है, जो S2 स्लिट के जस्ट सामने लिक्विड के अंदर रखा गया है। ये स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो स्पेस है उसको W1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फिल कर दिया गया है, जिसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसकी वैल्यू 2.5 माइनस 0.25 t है। ठीक है, जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते हुए 1.25 तक पहुंचता है तो वो फिक्स्ड हो जाता है, उसके बाद चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर A जो क्रिएट किया गया है उसमें एक पॉइंट P कंसीडर किया गया है जो O से Y डिस्टेंस नीचे है। अब मुझे फाइंड करना है कि ये जो लाइट S1 से आता होगा, P तक पहुंचता होगा, और ये S2 से निकलता होगा और स्लैब से होते हुए P तक पहुंचता होगा, ये दोनों के बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। ये सारी बातों को मैंने इस फिगर में एक्सप्रेस कर दिया है, सारे को प्लॉट कर दिया है। ठीक है, μ1 की वैल्यू मैंने इतना लिया है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि 1.25 जब पहुंचता है तो उसके बाद μ1 का वैल्यू फिक्स्ड हो जाता है। तो आप इसकी वैल्यू 1.25 यहाँ पुट करेंगे तो पता चल जाएगा कि टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड आया। इसका मतलब ये इक्वेशन t <= 5 सेकेंड के लिए वैलिड है और t> 5 के लिए वो μ1 की वैल्यू फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू 1.25 है। स्मॉल d का वैल्यू दिया हुआ है, कैपिटल D का वैल्यू दिया हुआ है। ये स्लैब जिसका थिकनेस 3.6 × 10⁻⁵ मीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 दिया हुआ है। एक पॉइंट P जो लिया है, पॉइंट P पर पहुंचने वाला जो S1 और S2 से जो लाइट है, ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये पहला क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन जो क्रिएट किया गया है उसमें पूछा गया है आपसे कि पॉइंट P अगर सेंट्रल मैक्सिमम है तो आप y को टाइम t के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर C में पूछा गया है कि अगर पॉइंट O, देखिए, अगर पॉइंट O का मतलब क्या है, O है ये लोकेशन,
सिमेट्रिकल लाइन, ये S1 S2 का जो सिमेट्रिकल लाइन है, सिमेट्रिकल लाइन पर पॉइंट O है, तो O पॉइंट पे जब सेंट्रल मैक्सिमम पहुंचता होगा तो उस समय टाइम क्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया है कि जब O से गुजरता होगा ब्राइट फ्रिंज तो उसकी स्पीड क्या रही होगी। और लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर पॉइंट O से लगातार दो ब्राइट फ्रिंज अगर पास करता होगा तो टाइम इंटरवल कितना होगा। ये टोटल 5 क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं। एक एक करके मैं यहाँ से डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हम लोगों को पाथ डिफरेंस निकालना है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालना है, वो हम कैसे निकालें। तो अगर मान लेते हैं कि कोई लाइट μ1 रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स में मान लेते हैं कि S1 से P तक गया, S1 से P तक गया, इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालना है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ है क्या? ऑप्टिकल पाथ लेंथ है कि अगर ये लाइट μ1 रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स में S1 से P तक गया है, अगर ये रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स के जगह पर अगर एयर होता तो उतने ही समय में ये लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, वो डिस्टेंस इस S1P का ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहा जाता है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ज्योमेट्रिकल पाथ है उसको रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम ये ज्योमेट्रिकल पाथ को रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो लेंथ मिलता है वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ मिलता है। इसी बात का यूज करके हम लोग ये दोनों पाथ का हम लोग ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालेंगे। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ये मैंने लिखा है, देखिए आप ध्यान से। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो S1 से P तक पहुंचा है, तो S1P इंटू μ1, ठीक है, माइनस, अब ध्यान से देखेंगे, S2P माइनस TG, ये जो स्लैब का जो थिकनेस है उसको हटा देते हैं, तो S2P माइनस TG इतना लेंथ है जो μ1 रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स में ट्रेवल किया है। तो हम लिख सकते हैं S2P माइनस TG इंटू μ1, ठीक है। ये हो गया इतना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है। बाकी ये जो बचा, ये जो इसकी लंबाई है वो है TG, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg, तो इतने पार्ट का ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगा μg इंटू TG, ठीक है। तो हमको अगर पाथ डिफरेंस निकालना है दोनों पाथ का तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। S1P इंटू μ1, ठीक है, माइनस S2P माइनस TG, S2P माइनस TG, ये हो गया ये लेंथ इंटू μ1, ये देखिए इतना इंटू μ1 प्लस स्लैब का थिकनेस TG, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ से ये टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो S1P माइनस S2P इंटू μ1 माइनस इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो TG यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो TG कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से μg माइनस μ1, ठीक है, यहाँ से माइनस आ गया, ये आ गया। ये S1P माइनस S2P, अब S1P माइनस S2P कैसे निकालेंगे? S1P माइनस S2P हम कैसे फाइंड करेंगे ये लेंथ? तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो कैपिटल D का वैल्यू है वो बहुत ही बड़ा है स्मॉल d से। ये जो डिस्टेंस है d का वैल्यू कम है कैपिटल D के रेस्पेक्ट में, तो हम इसको पैरेलल मान सकते हैं। पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल हम यह मान सकते हैं,
ठीक है। और उसके बाद हमको पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस निकालना है तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। यहाँ से अगर इधर से देखें तो ये दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस चला है। एक्सेस ये लेंथ कितना चला, ये लेंथ, ये जो रे है एक्सेस कितना चला, इतना, ठीक है। अब ये लेंथ निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस पे डाल देते हैं, ठीक है। ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में उतना ही एंगल होगा जितना इन दोनों के बीच में एंगल है। इन दोनों के बीच में थीटा है, तो इस नॉर्मल लाइन और इसके बीच में भी थीटा ही एंगल होगा, ठीक है। ये जो S1P मतलब S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है, S1 S2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो D दिया हुआ है, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू D साइन थीटा होगा, D साइन थीटा होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये S1P और S2P के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो है D साइन थीटा। S1P माइनस S2P को D साइन थीटा ले सकते हैं और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 माइनस μg माइनस μ1 इंटू TG। अब चूँकि थीटा बहुत स्मॉल है, ये थीटा बहुत स्मॉल है, ये काफ़ी दूर है, ठीक है। तो ये जो थीटा है वो बहुत स्मॉल है, तो बहुत स्मॉल है तो हम साइन थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y बाई कैपिटल D। इस ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू y बाई कैपिटल D, तो हम tan थीटा के जगह पर y बाई कैपिटल D भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा dy μ1 बाई कैपिटल D माइनस μg माइनस μ1 इंटू TG, ये हमारा पाथ डिफरेंस का ये इक्वेशन होगा, ठीक है। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। आप ध्यान से रखेंगे इसमें μ1 की वैल्यू t के टर्म में पुट करेंगे, जैसा कि ये μ1 पे हमारा दो इंटरवल में इंफॉर्मेशन है। देखिए μ1 इज इक्वल टू दिस, t का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा तो, और t का वैल्यू ग्रेटर देन 5 के लिए 1.25, ठीक है। तो इसमें डेल्टा x जो अभी हम निकाले हैं इसमें दोनों इंटरवल में आपको लिखना पड़ेगा। t लेस देन 5 के लिए μ1 का वैल्यू ये पुट करेंगे और फिर t ग्रेटर देन के लिए μ1 का वैल्यू 1.25 पुट करेंगे, तो डेल्टा x दो इंटरवल में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसे पूछता है कि सेंट्रल मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। सेंट्रल मैक्सिमम का मतलब होता है कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का वैल्यू 0, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमम अगर आपसे कोई पूछता है तो आप समझिए यही कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमें कहाँ 0 है मिलेगा, उसको कैलकुलेट, उस पोजीशन को हम लोगों को फाइंड करना है स्क्रीन पे। कहने का मतलब है कि डेल्टा x का वैल्यू मुझे 0 कर देना है। डेल्टा x का वैल्यू 0 कर देंगे तो हमें y में एक रिलेशन आएगा। y आप यहाँ डेल्टा x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसको इस तरफ ले जा करके ये सब डिवाइड कर दीजिएगा, तो y का वैल्यू इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। कैपिटल D स्मॉल d का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। μg का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, μ1 का वैल्यू ये इक्वेशन है, μ1 का वैल्यू ये इक्वेशन है, ठीक है। और tg का वैल्यू 3.6 × 10⁻⁵ और d का वैल्यू 2 × 10⁻3। ये सब पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये, तो y का वैल्यू इतना होगा। लेकिन ये इक्वेशन कब तक वैलिड है, जब t लेस देन इक्वल टू 5 है, और जब t का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो हम उसके लिए μ1 का वैल्यू हम μ1 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, μ1 का वैल्यू 1.25 पुट करेंगे। तो 1.25 पुट करेंगे μ1 का वैल्यू इस इक्वेशन में, अगर ग्रेटर देन 5 के लिए चाहिए तो यहाँ पे μ1 का वैल्यू 1.25 और μg का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, यहाँ से आप पुट कर सकते हैं। और ये कैपिटल D का वैल्यू सब पुट करने के बाद यहाँ कैपिटल D 1 है, TG का वैल्यू 3.6 और ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको
यहाँ पे आएगा 36 इंटू 10⁻³ इंटू 1/5। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको आएगा y इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻³ ये वैलिड तब है जब t का वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगा। कहने का मतलब है ये इंटरवल में y जो होगा वो इंटरवल में होगा। कहना ये है कि t का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, और t का वैल्यू ग्रेटर देन 5 के लिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो लोकेशन होगा वो फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब 5 सेकंड के बाद सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज रुक जाएगा, लेकिन 5 सेकंड से पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन वो चेंज करेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम का फंक्शन है। ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन भी चेंज होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो उसके लिए जो इक्वेशन हो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का इक्वेशन है वही मैंने फाइंड किया है। y का वैल्यू t इज इक्वल टू लेस देन 5 के लिए दिस इक्वेशन और t ग्रेटर देन 5 के लिए दिस इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में सी में जो पूछा गया है, आप देखिए ध्यान से, सेंट्रल मैक्सिमम ओ पर कब होगा। सेंट्रल मैक्सिमम ओ पर रहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान, सेंट्रल मैक्सिमम ओ पर हो इसका मतलब y का वैल्यू 0 हो। तो y इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन मैंने फाइंड किया है उसमें y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 होने के लिए टाइम का वैल्यू 4 पुट आना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि सेंट्रल मैक्सिमा ओ पर होगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। आप देखिए ध्यान से, अगर आप चाहते हैं कि ये पॉइंट हमारा सेंट्रल मैक्सिमम हो, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों लेंथ बराबर है। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स रास्ते में जितने भी लाइट होगा वो सेम रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स से पास करना चाहिए, लेकिन इसके रास्ते में तो स्लैब है। कहने का मतलब है कि अगर स्लैब का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स से मैच कर जाता है, मतलब स्लैब का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इस μ1 के रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स के बराबर हो जाता है, तो S1P और ये S2P ये दोनों का ऑप्टिकल पाथ लेंथ बराबर होगा, तो डिफरेंस 0 होगा। ये लोकेशन सेंट्रल मैक्सिमम का होगा। कहने का मतलब कि O पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमम होगा ये तब जब स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों बराबर हो। तो इस बात का भी यूज करके हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं वो टाइम। ऐसा ये मैंने ये मेथड नंबर 2 में सॉल्व किया है। अब देखिए, P हम चाहते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल पॉइंट हम चाहते हैं O पर, इसका मतलब y का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 4 सेकेंड। ये तो हमारा मेथड 1 में सॉल्व हो गया। ये है मेथड 1 और ये मेथड 2। मेथड 2 में ये मैंने अभी बताया कि सेंट्रल मैक्सिमम अगर O पर पॉइंट पे चाहते हैं ये तभी हो सकता है जब μ1 का वैल्यू μg के बराबर हो जाए। तो μ1 का वैल्यू μg के बराबर हो जाएगा, मतलब 2.5 माइनस 0.25 इंटू टी। अब μg का वैल्यू कितना है स्लैब का, तो 1.5 है। टाइम का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 4 सेकेंड आएगा। क्वेश्चन नंबर डी में जो पूछा गया है उसे पूछा गया है कि जब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स टाइम के साथ चेंज होगा, जब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो सेंट्रल ब्राइट का लोकेशन चेंज होगा। तो सेंट्रल ब्राइट का जब लोकेशन ओ से जब पास कर रहा होगा तो उसका स्क्रीन पे स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया था कि सेंट्रल ब्राइट का y कोऑर्डिनेट का जो इक्वेशन है वो मैंने अभी कैलकुलेट किया है। ये है हमारा इक्वेशन, ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक ही ये सेंट्रल ब्राइट मोशन में है, टाइम का फंक्शन है। और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद ये सेंट्रल ब्राइट रेस्ट में आता है। सेंट्रल ब्राइट का लोकेशन टाइम के फंक्शन में यहाँ दिया हुआ है। हमें पता है कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे सेंट्रल ब्राइट कहाँ पे रहता है, पॉइंट O पे। हमें फाइंड क्या करना है कि पॉइंट O से जब गुजर रहा होगा सेंट्रल मैक्सिमम तो इसका स्पीड क्या रहा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद वहाँ से वो सेंट्रल ब्राइट का स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, और t इज इक्वल टू उसमें
टी इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, क्योंकि टी हमको पता है कि टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे सेंट्रल ब्राइट पॉइंट ओ पर रहेगा। तो इस बात का हम लोग यूज करके हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया है मैंने, डिफ्रेंशिएट करके t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पुट कर दिया है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पुट करने के बाद इसमें t इज इक्वल टू 4 सेकेंड अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा 6 6 36, 36 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम स्पीड भी सेंट्रल ब्राइट का फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई में पूछा जा रहा है कि यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर हम 6000 एंगस्ट्रम यूज करें तो आप बताइए कि जब सेंट्रल मतलब कंसेक्यूटिव मैक्सिमा जब ओ पॉइंट से पास कर रहा होगा तो टाइम इंटरवल कितना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम पाथ डिफरेंस से शुरू करते हैं डेल्टा एक्स से। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स ही लोकेट करता है कि हमारा मैक्सिमम का लोकेशन होगा कहाँ। ठीक है, तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे डेल्टा एक्स इक्वेशन वाले से। तो डेल्टा एक्स मैंने इक्वेशन लिख लिया है। देखिए आप, डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने लिखा हुआ है। इक्वेशन ये शुरुआत में ही आया था, आप इसको देख लीजिए एक बार। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसमें म्यू जी म्यू वन की वैल्यू टी के टर्म में हम यहाँ पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद ये हमारे पास ऐसा ये इक्वेशन आया और सबकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद हमारा इस तरह से आएगा कि डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स। और हमको पता है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम के बारे में, ब्राइट फ्रिंज के बारे में। ठीक है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू डेल्टा एक्स ब्राइट फ्रिंज के लोकेशन के लिए सेंट्रल ब्राइट की नहीं है, जनरल बात कर रहे हैं। कोई भी ब्राइट फ्रिंज के लोकेशन अगर जानना है तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको कहते हैं, याद होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है ये। तो हमने डेल्टा एक्स के जगह पर एन लेमडा पुट कर दिया है। ठीक है, अब हमको जरा सा इसको ध्यान से देखिए, ये इस इक्वेशन को। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा रहा है पोजीशन कहाँ है, कहाँ से पास करने वाला, तो ओ से। तो ओ जो पॉइंट है उसके लिए y का वैल्यू क्या होगा, 0। तो हम इसमें पहले तो y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। y का वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया। और हमको पूछा है ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू एन लेमडा होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स के जगह पर एन लेमडा, इस y के जगह पर 0, और इसका सारा वैल्यू हम पुट करने के बाद ये पाए। ठीक है, अब जैसा देखिए यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है उसका जो एन लेमडा आया। अब हम दोनों तरफ हम चेंज निकाल देते हैं, डिफ्रेंशिएट कीजिए या चेंज निकाल लीजिए। तो चेंज इन एन लेमडा, इसमें जो चेंज होगा वो 0.25 टी जी है। इस टाइम में चेंज डेल्टा टी है। ठीक है, लेमडा का वैल्यू 6000 एंगस्ट्रम, दोनों तरफ मोड ले लिए और टी जी की वैल्यू लेमडा का वैल्यू पुट कर लिए। और हमको पूछ रहा है कंसेक्यूटिव 2। तो कंसेक्यूटिव 2 का मतलब क्या हुआ कि जब ओ पॉइंट से कंसेक्यूटिव 2 अगर पास करेगा ब्राइट फ्रिंज तो डेल्टा एन का वैल्यू कितना होगा। एन बताता है ऑर्डर, ब्राइट फ्रिंज का ऑर्डर बताता है। तो कंसेक्यूटिव 2 में क्या होगा, ऑर्डर का कितना डिफरेंस होगा, 1। जिसका मतलब डेल्टा एन का वैल्यू हमको 1 पुट कर देना होगा। तो यहाँ डेल्टा एन का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ पे ये हो गया 1। ठीक है, डेल्टा एन का वैल्यू 1 ले लिया। लेमडा का वैल्यू 6000 एंगस्ट्रम है। टी जी का वैल्यू 3.6 × 10⁻⁵ है।
ठीक है। डेल्टा टी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा टी का वैल्यू इतना आया 0.0666 सेकेंड। ये मतलब इतने टाइम इंटरवल पे ब्राइट फ्रिंज जो होगा पॉइंट ओ से कंटिन्यूसली पास करता रहेगा। अगर आपको प्रॉब्लम कुछ है, कुछ समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार और मैं बता दूं कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके आसानी से, ठीक है। और आपके सारे प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन कर सकें, आपके सारे प्रॉब्लम को हम दूर कर सकें। थैंक यू।